वितरित राज्यों के एक संघ के रूप में। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख राज्यों के संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है। अनुसूची 1, इसमें राज्यों के नाम और उसकी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो ये 3 हो गए। राज्यों में के राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें हम कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र। प्रशासन, राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं तथा केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करते हैं। कौन? राज्य। अब संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन करता है? तो यूनियन टेरिटरी सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। ठीक है, तो राज्य किसके साथ साझा करते हैं? केंद्र के साथ साझा करता है। राज्य जो है संघीय प्रणाली का सदस्य है तथा केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करता है। वहीं संघ राज्य क्षेत्र पर जो है सीधा केंद्र सरकार जो है प्रशासन करता है। वहीं अर्जित राज्य क्षेत्र यानी एक्वायर्ड टेरिटरी जो है सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्व संघ राज्य क्षेत्र अब राज्य, यानी कि जो पूर्व में संघ राज्य क्षेत्र थे परंतु वर्तमान में अभी वो राज्य के रूप में है शामिल है। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से हो गए? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और 2 हो गए हमारे उत्तर भारत से। एक हो गए उत्तर भारत से हिमाचल प्रदेश और एक हो गया वेस्टर्न घाट में गोवा। ओके। संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता यानी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से सांस्कृतिक विशिष्टता, सामरिक महत्व, पिछड़े एवं जनजातीय लोगों के प्रति विशेष व्यवहार एवं उनका संरक्षण। उच्च न्यायालय वाले संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहां उच्च न्यायालय मौजूद है, तो वो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र दोनों का उच्च न्यायालय है। तो यानी जो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का उच्च न्यायालय। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित किया गया है? संघ के नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 2 का क जो निरसित है वो सिक्किम को संघ में जोड़ा गया था इसमें। और अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात करता है। अगर हम पढ़ें इस चीज़ को राज्यों के संदर्भ में तो क्या है? उपर्युक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक जो है, यानी कि जो भी राज्य के निर्माण और क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन की बात करता है राज्यों के मामले में, उस पर विचार करने वाला विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में पेश किया जा सकता है। यानी कि पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए, आवश्यक है। राष्ट्रपति यानी ऐसे कह सकते हैं इसको कि राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही संसद में पेश किया जाता है। ओके, राष्ट्रपति को विधेयक पर सिफारिश करने से पहले एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजना होता है। यानी कि जब ये राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से संसद में पेश होती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? विधेयक को सिफारिश करने से पहले क्या करते हैं? एक निश्चित अवधि के भीतर क्या करते हैं? अपना विचार व्यक्त करने के लिए इसे क्या किया जाता है? जो जिस भी राज्य के सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करना है उस संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के विचार को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, और वहीं अगर विधानमंडल से या राज्य की तरफ से कोई भी निर्देश आता है तो उसे स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति या संसद जो है वह बाध्य नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में क्या होता है? तो ये था राज्य के संदर्भ में। अब संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में विधेयक को संबंधित विधायिका के विचार जानने के लिए उसके पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पे तो सीधा केंद्र का प्रशासन होता है ना। और संसद स्वयं ऐसी कोई भी कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 4। पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन करने के अनुपूरक अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई
कानून। क्या कहा जाता है अनुच्छेद 4 में? तो अनुच्छेद 4 कहता है कि यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है इसको क्या कहा जाएगा? संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में महत्वपूर्ण अवधारणा कह रहा है कि संघ बनाम परिसंघ। ये संघ बनाम परिसंघ क्या है? तो राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स वाक्यांश को दो ऐसे कारण हैं जिससे राज्यों के परिसंघ के रूप में पे प्राथमिकता नहीं दी गई है। हमने यानी कि कहने का सेंस है कि हमने राज्यों का परिसंघ क्यों नहीं कहा, हमने क्यों इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स के बजाय हमने राज्यों का परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा, ये मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज़ में बता चुका है। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या कह रहा है कि भारतीय परिसंघ जो है अमेरिकी परिसंघ की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कि हमें हमारे जो राज्य हैं, हमारा जो संघ जो है वो ये क्या है, हमारा जो भारत है वो क्या है, किसी राज्यों के बीच भारतीय परिसंघ जो है राज्यों के बीच समझौते का परिणाम। यानी हमने किसी भी राज्य को समझौते के तहत शामिल नहीं किया है, हमने उसे किसी कॉम्प्रोमाइजेशन के तहत शामिल नहीं किया है। यानी कि राज्यों को जो है ये अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी जो हमारे भारतीय परिसंघ से कोई भी राज्य जो है अलग होकर एक नया देश या अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या कहा, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। तो राज्यों को परिसंघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा जैसा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। हमने क्या कहा, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा। ओके, नेक्स्ट, अविनाशी संघ। भारत को विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ यानी एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स के रूप में वर्णित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। किसको? यूएसए को। ठीक है, अर्थात अमेरिकी संघीय सरकार जो है वो संबंधित राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य नहीं बना सकती। ऊपर हमने क्या पढ़ा, लेकिन हम बना सकते हैं। यानी कि अगर राज्य विधानमंडल को हम भेजते हैं, उसे इन्फॉर्म करते हैं, एक औपचारिकता पूरी करते हैं, तो अगर राज्य विधानमंडल की साइड से कोई भी दिशा निर्देश आता है तो हमारी केंद्र संसद या फिर राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करने को बाध्य नहीं होते हैं। पर यूएसए में, अमेरिकी संघीय सरकार में ऐसा नहीं है। वो बिना राज्यों की सहमति के कोई भी नए राज्य नहीं बना सकती है, या मौजूदा राज्य जो है उसकी सीमाओं में भी कोई बदलाव नहीं कर सकती है। अब है संसदीय प्राधिकार। संविधान संसद को राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों को बदलने के लिए अधिकृत करता है। अर्थात संविधान किसी भी राज्य के अस्तित्व की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, यह है हमारा संसदीय प्राधिकार। राज्य, भारत का राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया भारत संघ से भी व्यापक अभिव्यक्ति है। इसमें राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और वे राज्य क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें भविष्य में किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं भारत संघ के बारे में। भारत संघ, इसमें क्या है, केवल राज्य शामिल हैं। संविधान में अधिग्रहित प्रदेशों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान उपलब्ध नहीं है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्षेत्रों का आदान प्रदान। संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है, लेकिन किसी विदेशी राष्ट्र को क्षेत्र नहीं सौंप सकती है। ठीक है, जैसा कि 1960 में उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी संघ मामले में कहा था। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 यानी कि 100वां संविधान संशोधन, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। तो क्या है कि पहले इसको देखते हैं कि संसद किसी राज्य क्षेत्र को कम कर सकती है, लेकिन किसी भी विदेशी राष्ट्र को अपने क्षेत्र को नहीं सौंप सकती है। ठीक है, किसमें इसका वर्णित किया गया? उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी संघ मामले में ऐसा कहा था। अब है प्रादेशिक हस्तांतरण। किसी क्षेत्र को विदेशी राज्यों को केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही सौंपा जा सकता है। अभी बात किया था मैंने कि ऐसे तो नहीं सौंप सकते, लेकिन अगर हमें सौंपना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। उदाहरण के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच विदेशी अंतः क्षेत्र यानी एन्क्लेव्स के हस्तांतरण से संबंधित है।
एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत ने संविधान लागू होने के बाद दादर नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी और सिक्किम जैसे विभिन्न विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 368 के तहत हमें क्या करना होगा? संविधान संशोधन करना होगा। इसे बेरोवारीवाद में 1960 के 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अब हम पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय 1969 यानी 1969 भारत और किसी दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कब संविधान संशोधन करेंगे? अगर हम किसी को हम तो सबसे पहले कि किसी भी जो है विदेशी राष्ट्र को अपना क्षेत्र नहीं सौंप सकते, और अगर हमें प्रादेशिक हस्तांतरण करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही, यानी संविधान संशोधन के माध्यम से ही हम किसी भी विदेशी देश को हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्र को हम अपना क्षेत्र सौंप सकते हैं। जैसा कि हमने फॉर एग्जांपल 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण हुआ है। ओके, अब दूसरा उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि भारत और किसी दूसरे देश के बीच अगर सीमा विवाद का निपटारा करना है, जैसे LOC या LAC का अगर निपटारा करना है, तो उसके लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यकारी कार्यवाही द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपना शामिल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बांग्लादेश के साथ आदान प्रदान का जो केस था वो क्या था। रेडक्लिफ आयोग स्वतंत्रता के समय सीमाओं का सीमांकन किया गया, छोटे परिक्षेत्रों की उपेक्षा की गई। परिक्षेत्र क्या होता है? तो चितमहल के नाम से प्रसिद्ध इन क्षेत्रों को 1958 में नेहरू नून समझौते में शामिल किया गया था। परिक्षेत्र विवरण। बांग्लादेश में 111 भारतीय परिक्षेत्र थे, जबकि भारत में 51 बांग्लादेशी परिक्षेत्र थे। नेक्स्ट है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों में परिवर्तन। सभी नाम परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा किए गए। तो नाम और नामों में परिवर्तन कौन से अनुच्छेद के तहत किए गए? तो अनुच्छेद 3 के तहत किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश वो क्या था? संयुक्त प्रांत था 1950 तक। 1900 और उसके बाद है तमिलनाडु, पूर्व में मद्रास था जो 1969 में चेंज हुआ। कर्नाटक जो था पूर्व में मैसूर कहलाता था और पुनः नामित। लक्षद्वीप जो था वो पूर्व में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप कहलाता था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में पुनः नामित हुआ। उत्तराखंड जो था पूर्व में उत्तरांचल नाम से प्रसिद्ध था और 2006 में पुनः नामित हुआ था। पुदुचेरी को पूर्व में पांडिचेरी जो 2006 में पुनः नामित, और उड़ीसा जो अभी वर्तमान में जो ओडिशा है वो पूर्व में उड़ीसा था जो 2011 में पुनः नामित हुआ था। नेक्स्ट है प्रादेशिक जल क्षेत्र। क्या है प्रादेशिक जल क्षेत्र? परिभाषा। प्रादेशिक जल महाद्वीपीय शेल्फ, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा 3(2) के अनुसार प्रादेशिक जल उस रेखा तक विस्तृत है जो आधार रेखा के निकटतम बिंदु से बाहर, यहाँ गलत लिखा है, बाहर होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 12 समुद्री मील की दूरी तक स्थित। एग्जैक्टली ये सही है, 12 समुद्री मील तक स्थित है। सॉरी, तो ये क्या है? प्रादेशिक जल महाद्वीपीय शेल्फ, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा 3(2) के अनुसार प्रादेशिक क्षेत्र की परिभाषा बता रहा है। तो क्या है? तो प्रादेशिक जल उस रेखा तक विस्तृत है जो आधार रेखा के निकटतम बिंदु से 12 समुद्री मील की दूरी तक स्थित होता है। अब है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ। EEZ क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी EEZ होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है आपके लिए। ये है मेरा प्यारा भारत, इंडिया, एंड ये है हमारा 12 नॉटिकल मील जो हमने बताया था आधार रेखा से, और ये 24 नॉटिकल मील यानी कि इन किलोमीटर, और ये हो गया हमारा EEZ जो आधार रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक फैला होता है। तो ये जो है और ये हो गया हमारा भारतीय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये हो गया श्रीलंका का, ये एरिया जो है ये श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये हो गया मालदीव का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर इधर से जो एरिया बचता है ये हमारे इंडिया का फिर से जाता है और टिल द पाकिस्तान, बिकॉज यहाँ से फिर पाकिस्तान कनेक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा अरेबियन सी के साइड का 200 नॉटिकल मील तक, 200 किलोमीटर। सो 1 नॉटिकल मील कितना होता है? 1.85200 किलोमीटर।
तो इस अकॉर्डिंग आप मेज़र कर सकते हैं। क्या एक्चुअली मैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के बारे में भी कुछ बातें बता दूँ। एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है, क्या कर सकते हैं हम, तो बेसिकली तटीय क्षेत्र देश जो होते हैं उसको जीवित और निर्जीव दोनों संसाधनों पर अधिकार मिल जाता है। और इसमें सभी देश को नेविगेशन और ओवरफ्लाइट या इन सब संचालित करने का अधिकार होता है। इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। इसमें इवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या फिर पवन या ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, प्रदूषण को, समुद्री प्रदूषण को विनियमित कर सकते हैं। यानी इस क्षेत्र में हमारा पूरा अधिकार होता है। यहाँ पे कृत्रिम द्वीपों और अन्य संरचनात्मक प्रतिष्ठान जो भी होते हैं उसका भी हम निर्माण कर सकते हैं, है ना। समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण, अंतरिक्ष मलबा जैसे समुद्री खतरे को हटाना, ये सब सिचुएशन जो है, यानी इन क्षेत्रों पे हमारा पूरा अधिकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बता दिया आपको। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट, तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में। अब हम पढ़ते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग। तो धर आयोग क्या था, बेसिकली ये एसके धर आयोग थी। ये कब फॉर्म हुई थी, दिसंबर 1948 में। एक्चुअली 1948 में इसने क्या दिया था, रिपोर्ट दिया था, सॉरी। तो कब दिया था, 1940। तो शुरू करते हैं। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में ये एग्जैक्टली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारकों के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसने भाषाई कारक को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, और इसने क्या कहा, इसका पुनर्गठन राज्यों का होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। उसके बाद आई जेवीपी समिति। जेवीपी व्हाट डज इट मीन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, बिफोर वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। तो ये कब से कब तक था, तो दिसंबर 1948 से अप्रैल 1949 तक। इसने क्या किया, भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया, यानी इसने भी भाषा को अस्वीकार कर दिया। और सदस्य कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। गठन कब हुई थी, यह समिति दिसंबर 1948 में गठित की गई और अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पट्टाभी सीतारामैया। अक्टूबर 1953 भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है। तो किस आधार पर, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके इसने भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया, और इसका नाम क्या रखा गया, आंध्र प्रदेश, या जो वर्तमान में है। अब है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, सॉरी, वन सेकेंड, where has it gone?